बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि सेट कहते किसको हैं, और इसको जब हम लोग सेट को समझ लेंगे तो फिर हमको कोई भी क्वेश्चन को करना जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले हमको किसी भी डेफिनेशन को आसान से समझना होगा। डेफिनेशन क्या है हमारा? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी सेट एक कलेक्शन है, वो भी किसका है कलेक्शन? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो बिल्कुल वेल डिफाइन होना चाहिए। ये वेल डिफाइन का मतलब क्या है, इसको आप समझिए पहले। यहाँ वेल डिफाइन का मतलब ये है कि हम अगर कोई कलेक्शन ले, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक कलेक्शन लेते हैं वॉवेल का, है ना, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के वॉवेल का अगर कलेक्शन ले, ए ई आई ओ और यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये जो कलेक्शन है इसको हम लोग वेल डिफाइंड कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया के लोगों से आप अगर पूछेंगे कि ये बताओ कि वॉवेल जो हमारा होता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का वो कौन है, तो पूरी दुनिया को लोग एक ही बात बताएंगे कि ए ई आई ओ यू। इसमें कोई मतभेद नहीं होगा, समझ रहे बच्चों, इसमें कोई मतभेद नहीं होगा। और जहाँ पर कोई कलेक्शन हम लें और उसमें मतभेद हो जाए, यानी वो कुछ कहे आप कुछ कहें, तो वो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं? जैसे अगर हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर का कलेक्शन, ठीक है, तो आप किसी से पूछेंगे नेचुरल नंबर तो वो बताएगा 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा है कि इंडिया के जो है बेस्ट क्रिकेटर का एक कलेक्शन बनाओ, ठीक, तो हो सकता है अगर आप इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर का जब कलेक्शन बनाएं तो उसमें आप ले सकते हैं सचिन, सहवाग, ठीक है, सचिन को ले सकते हैं, सहवाग को ले सकते हैं, उसके बाद सौरव गांगुली को ले सकते हैं, उसके बाद मान के चलिए युवराज को ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप ये तो आपका मानना है ना कि इंडिया के जो है हमारे जो है सबसे अच्छे प्लेयर में सचिन, सहवाग, ठीक है, सौरव गांगुली और युवराज आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपका जो दोस्त हो, आपका पड़ोसी हो, चाहे जो भी पर्सन हो, उनको ये प्लेयर पसंद ना हो, ठीक है। तो जहाँ पसंद और नापसंद की बात आ जाएगी, यानी गुड और बैड की बात आ जाएगी, किसकी बात आ जाएगी? गुड और बैड की बात आ जाएगी। वहाँ हम कलेक्शन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि गुड और बैड ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है। किसी के लिए सचिन अच्छा है तो किसी के लिए सचिन अच्छा नहीं है, किसी के लिए सहवाग अच्छा है तो किसी के लिए सहवाग अच्छा नहीं है, किसी के लिए युवराज अच्छा है किसी के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में पूछेंगे कि ये हम जो कलेक्शन लिए हैं वॉवेल का, तो सारी दुनिया के लोग कहेंगे नहीं, यही वॉवेल का कलेक्शन होता है, यही नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है। इसमें कोई जो है मतभेद पैदा नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या कहेंगे हम लोग? वेल डिफाइंड। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग सुपरिभाषित। इसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? सुपरिभाषित। समझ रहे बच्चे? अब इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जिसको कोई जो है कि नकारे ना। इसी तरह अगर हम लोग अगर कहें कि रंग में, अगर रंगों का अगर हम लोग कलेक्शन लें, अगर विबज्योर को लेते हैं, जो लाइट हमारा जो है कि प्रिज्म से पार होता है, तो विबज्योर बनता है ना, VIBGOR, ये विबज्योर बनता है कि नहीं बनता है? तो इसमें भी किसी को कोई मतभेद नहीं होगा, कहेंगे नहीं ये जो हमारे 7 कलर हैं यही होते हैं विबज्योर में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब सेट को लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसको हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। सेट को हम लोग 2 तरीके से, पहला तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, या लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं हम लोग इसको, लिस्टिंग मेथड, ठीक है। ये पहला तरीका है सेट को लिखने का। अब हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये पहला तरीका है रोस्टर मेथड, जिसको टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड कहते हैं। किताब में आपको ये नहीं मिलेगा, हो सकता है टेबुलर फॉर्म मिल जाए लेकिन लिस्टिंग मेथड ना मिले। रोस्टर फॉर्म आपको मिल सकता है NCERT क्लास किताब में, ठीक है बच्चों।
तो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि इंग्लिश के वॉवेल जो होते हैं हमारे, उसका अगर सेट लिखा जाए हमारा, है ना, तो ए, ई, आई, ओ और ये यू हो गया हमारा, ये वॉवेल का हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट लिखते हैं। करली ब्रैकेट के बीच में जितने भी ये हमारे, इनको एलिमेंट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट कहते हैं। और सबको लिखने से पहले हम लोग कॉमा लगा देते हैं। सबको लिखने से पहले क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, तो रोस्टर मेथड में जब भी हम लोग लिखेंगे तो एलिमेंट के बीच हमारा कॉमा होना जरूरी है और ये करली ब्रैकेट लग जाएगा। ये हमारा क्या लगेगा, करली ब्रैकेट लग जाएगा। ये रोस्टर मेथड लिखने का तरीका है। ठीक है बच्चों, दूसरा मेथड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम लोग करते क्या है कि किसी भी सेट को लिखने के लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड। इस मेथड में हम लोग लिखेंगे कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक सेट को लिखना है ए, एक्स, इसको लिखते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एक्स, ये जो है हमारा है, ठीक है, लेस देन 6। ठीक है, एक्स लेस देन देखिए बच्चों, ये हमारा एक सेट है, इसको हम लोग लिखे हैं एक्स सच दैट एक्स, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू एन वेयर एक्स इज लेस देन 6। इसका मतलब समझिए हमारा क्या है कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और वो जो नेचुरल नंबर है वो 6 से लेस है। तो इसको आप समझ चुके होंगे कि x जो हमारा नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से क्या है, लेस है। तो 6 से लेस कौन कौन से नंबर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या होगा, 5 होगा हमारा। इस बात को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। तो इस बात को इस तरह से लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। क्योंकि हम लोग जब रोस्टर मेथड से किसी सेट को लिखते हैं तो वो लिखने में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन हम लोग जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो उस बड़ी बात को हम लोग छोटे में लिख देते हैं। इसलिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एक्स इज लेस देन 6, यानी ये जो एक्स है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वो सभी क्या है, 6 से छोटे हैं, 6 से छोटे हैं। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है हमारा। ठीक, यहाँ एक बात को हम समझ सकते हैं, जैसे ये x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है, तो x का मतलब मान के चलो ये 1 है हमारा, है ना, यानी 1 जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी 1 जो है नेचुरल नंबर का मेंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर का मेंबर है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। लेकिन ये अब ये x की बात हो रही है, वो लेस देन 6 है, यानी अब ये जो है उसके आगे बिलोंग नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं ना। अब देखो ये हो गया x बिलोंग्स टू n और ये x इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, अगर हम यहाँ कहें x हमारा यहाँ नेचुरल नंबर है, यहाँ हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो सारे नेचुरल नंबर इसमें बिलोंग करेंगे और x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x है वो नेचुरल नंबर नहीं है हमारा। ठीक है, इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, इसका मतलब अभी हम आगे चल के हम लोग देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ सेट। ठीक है, टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला हमारा आता है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट यानी इम्प्टी का मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल खाली, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एक ऐसा सेट हम ले रहे हैं जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, तो ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं इम्प्टी सेट। क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्टी सेट। और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इसको हम लोग फाई कहते हैं। इसे क्या कहें हम लोग, फाई। इम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे इम्प्टी सेट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है दूसरा सिंगलेटन सेट, SINGLETON, सिंगलेटन सेट। देखो ये एक ऐसा सेट है, इस वर्ड से ही आप समझ रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। मान लो ये हमारा 2 है, सिर्फ इसमें कितना एलिमेंट है, 2, सिंगल एलिमेंट है हमारा।
सिंगलेटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो हमारा, ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगलेटन सेट कहते हैं। थर्ड टाइप को हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, देखो इक्वल सेट का मतलब क्या है? मान के चलो हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, और एक सेट बी ले रहे हैं, इसमें एलिमेंट है 6 4 2, 6 4 और 2। तो देखो इसमें भी 6 4 2 है, इसमें भी 6 4 2 है, दोनों में सेम एलिमेंट है हमारे। और सेट में एलिमेंट आगे हो पीछे हो इससे कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहली बात है, सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें भी 2 4 6, इसमें भी 2 4 6, इसलिए इन दोनों को हम लोग कहेंगे इक्वल सेट। यानी ए जो है बी के यहाँ इक्वल है, यानी ए का जितना भी एलिमेंट है बी में है और बी का जितना भी एलिमेंट है ए में है, ये सारा इसमें बिलोंग करता है, ये सारा इसमें बिलोंग करता है, इसलिए ये दोनों सेट हमारे क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। नेक्स्ट को देखते हैं सब सेट, ठीक है। सबसेट क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट बी है 2 4 6 8, और एक सेट ए है इसमें ओनली 2 और 4 बिलोंग करता है, ठीक। देखो सेट ए का एलिमेंट 2 और 4 बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। ये पहला सेट दूसरे सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, ठीक है। इस बच्चों इसको हम इमेज से भी चाहे तो देख सकते हैं। जैसे ये देखो, अगर हम लोग ये ले, है ना, इसको सपोज कर लो ये बी हो गया, और इसको ले ले ए अगर, है ना, तो ए में आपका 2 और 4 आ जा रहा है, ठीक, और ये 6 और 8 हो गया आपका, ये ए हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए इस ए में 2 4 है, और ये पूरा ए किसके अंदर आ रहा है? बी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा अगर इमेज देखें तो ये पूरा ए जो है बी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए ए जो है बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी चीज में हम लोग एक ऐसे सिंबल से लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, नीचे एक लाइन लगा देंगे। इस लाइन का मतलब है इक्वल। इस लाइन का मतलब क्या हो गया? इक्वल। यानी ए बी का सबसेट भी रहेगा और ए जो होगा बी के इक्वल भी रहेगा। मतलब क्या निकल रहा है? तो ये देखो, ये तो पहला एग्जाम्पल था हमारा। अब दूसरे एग्जाम्पल में समझ लो, अगर यहाँ ए हमारा 1 3 5 है और बी भी 1 3 5 है हमारा, देखो, ठीक है, ए 1 3 5 है, बी भी क्या है? 1 3 5 है हमारा। यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के भी सारे एलिमेंट ए में है। तो जैसे हमने वहाँ देखा था ना, ए इक्वल टू बी देखा था इससे पहले, तो यहाँ ए बी का सबसेट भी होगा और ए जो होगा यहाँ बी के इक्वल भी होगा। ये बात अच्छे से आप समझ सकते हैं बच्चों कि ए बी के इक्वल भी है हमारा और ए जो है बी का सबसेट भी है, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं, इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। समझ गए होंगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो बच्चे, हमने बताया ए यहाँ पर बी का जो है प्रॉपर सबसेट है और यहाँ जो है ए जो है बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब ये है कि एक्स के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करते हैं हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो था ए का सारा एलिमेंट बी में था, बी का सारा एलिमेंट ए में था। तो यहाँ हम इस बी को सुपर सेट भी कह सकते हैं। बी इज द, ठीक है, सुपर सेट ऑफ ए यहाँ हो जाएगा हमारा। और यहाँ ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब ए जो है बी के हमारा क्या है? इक्वल है हमारा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? एक ऐसा सेट है जिससे कई सेट बनाए गए हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कई सेटों का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सपोज के लिए हमारे पास सेट ए है जो कि इवन नंबर का है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसी तरह एक सेट बी हमारे पास है, ये जो ऑड नंबर का है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ए इवन नंबर का सेट है बी,
ऑड नंबर का सेट है। अब एक तीसरा सेट हम ले रहे हैं यू, जो कि नेचुरल नंबर का है। अब देखो बच्चों, आप अच्छे से समझ रहे हैं कि नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर में ऑड नंबर भी आता है। यानी इस नेचुरल नंबर में ये सेट भी, इस सेट के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं और इस सेट के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये यू यहाँ पर जो होगा, ठीक है, ए और बी का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ए और बी का क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। हमने आपको बताया ना कि एक ऐसा सेट होना चाहिए, ठीक है, जिससे जो दूसरे सेट बने हों उनके सारे एलिमेंट उसमें मिलने चाहिए, या हमारे पास कई सेट्स दिए हों और उन सारे सेटों का एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिलने चाहिए। तो हमारे पास इवन और ऑड का था और इन दोनों के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में मिल रहे हैं हमारे, इसलिए ये सेट इन दोनों का क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अभी और भी कई टाइप्स हैं इसमें, ठीक है, इस और सारे टाइप्स को, जैसे पावर सेट वगैरह है हमारा, ठीक है, उन सभी सेट को बताने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही।